गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द्रोणाचार्य एकेडमी अगेन। पिछला क्लास में स्टैटिस्टिक्स में हम लोग प्लूरल सेंस सिंगुलर सेंस पढ़े थे। आज हम लोग प्लूरल सेंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, सिंगुलर सेंस हम लोग समझ गए थे कि क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग समझेंगे प्लूरल सेंस आखिर होता क्या है स्टैटिस्टिक्स में। तो चलिए समझते हैं। तो कहता है कि इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डेटा। मतलब कि यहाँ पे आधा अधूरा इंफॉर्मेशन अगर इसको मिलेगा तो ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका प्लूरल सेंस में ये वर्क नहीं करेगा। इसको पूरी तरह से अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। किस तरह का? तो नंबर में देना होगा या न्यूमेरिकल डेटा तैयार करके आपको देना होगा, तब जा करके प्लूरल सेंस काम करेगा। तो समझ गए प्लूरल सेंस क्या होता है कि जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन एक टर्म में देते हैं, या तो नंबर होगा या तो न्यूमेरिकल डेटा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो समझते हैं। देखिए, पहला होता है स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। समझेंगे आगे कि इसको क्या कहते हैं और इसमें क्या होता है। दूसरा होता है स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। फिर स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक्स आर इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। फिर स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। फिर स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। और स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन अ रिलेशन टू ईच अदर। तो ये 7 प्रकार के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो चलिए वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया हुआ है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यही होता है कि इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर टू डेटा। हम डेटा प्रोवाइड करते हैं प्लूरल सेंस में। नंबर्स होते हैं या न्यूमेरिकल डेटा होते हैं। किस प्रकार के होते हैं पिछला स्लाइड में हम लोग देख लिए थे। आगे बोलता है लेकिन बट डेटा टू बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ सर्टेन फैक्ट। मतलब इसको हम लोग कुछ एग्रीगेट देंगे, मतलब सही प्रकार के डेटा को देंगे, सही प्रकार के फैक्ट्स को देंगे। अब हम लोग आधा अधूरा अगर हम देंगे, मान लीजिए अगर हम पॉपुलेशन ही दे रहे हैं, सेंसस ही दे रहे हैं, तो अगर हम आधा दिए या 1/4 दिए या थोड़ा सा अमाउंट दिए तो क्या होगा, वहां पर ये काम नहीं कर पाएगा। मतलब कि प्लूरल सेंस में एग्रीगेट का फैक्ट का एग्रीगेशन होना चाहिए। मतलब कि हमको जो भी हम डेटा प्रोवाइड करेंगे उसमें कुछ एग्रीगेट फैक्ट्स होने चाहिए, मतलब वो सही प्रकार के होने चाहिए। अब ये नहीं कि आधा अधूरा दे दिए और हम बोले कि इस पर आप क्या कीजिए, डेटा तैयार कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, single and isolated figure are not statistics as such figure are cannot be compared। हम जानते हैं कि सिंगल जो सेंस था या उसको आइसोलेटेड फिगर कह दे तो वो सही प्रकार से काम नहीं कर पाता था, सही प्रकार से चीजों में कंपैरिजन नहीं कर पाता था। क्यों नहीं भैया कर पाता था? क्योंकि उसको जो डेटा प्रोवाइड किया जाता था वो इनकम्प्लीट डेटा होता था। और इनकम्प्लीट डेटा होगा तो हम कुछ भी कर लेंगे, हम सही प्रकार से फिगर को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा, फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कुछ दो एग्जांपल है, दो एग्जांपल से समझते हैं। कहता है कि अ सिंगल एंड आइसोलेटेड फैक्ट और फिगर लाइक 60 kg weight of a student or a death of particular person on a day does not amount to statistics। सही बात बोला। मान लीजिए अगर एक क्लास का एक बच्चा को उठा करके हम उसको बोल दिए तुम्हारा वेट कितना है, तो बोला सर 60 kg है। बस हम उससे पता कर लेंगे, हम एवरेज पता कर लेंगे, हम डेटा तैयार कर लेंगे, हम मान लेंगे कि पूरा क्लास में 60 सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके 60 kg ही वेट होंगे। तो नहीं, हम नहीं पता कर सकते हैं। एक इंसान का, एक स्टूडेंट का, एक पर्सन का वेट को पता करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि पूरे कम्युनिटी का या पूरे क्लास का कितना वेट होगा। उसी प्रकार अगला बोलता है कि द डेथ ऑफ पर्टिकुलर पर्सन ऑन अ डेट डज नॉट अमाउंट टू स्टैटिस्टिक्स। अगर मान लीजिए हम जानते हैं
कि पर डे बहुत सारे लोग मरते हैं, ठीक है, पर डे बहुत सारे लोग मरते हैं। अगर हम सिर्फ बोल दें कि आज एक आदमी मरा, तो क्या आज पूरा देश में एक ही आदमी मरा? हमको बताना होगा, हमको पूरा फैक्ट देना होगा कि कितना आदमी मरा विद इन अ डे, एक दिन में कितने आदमी मरे। तो ये चीज चलता था सिंगुलर सेंस में, जहां पर एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन न होने के कारण क्या होता था कि हमको सही प्रकार से डेटा का पता नहीं कर पाते थे और हम कंपैरिजन दो फिगर्स में नहीं कर पाते थे। आगे बढ़ते हैं। अब बोला कि इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ सेट और एग्रीगेट ऑफ सर्टेन फैक्ट वाइज 50, 65, 70 केजी। फिर यहाँ पर वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास और अ प्रॉफिट ऑफ फर्म ओवर डिफरेंट टाइम्स एटसेट्रा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अलग अलग स्टूडेंट का क्या है, यहाँ पर वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब अलग अलग स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है तो इससे हम क्या करेंगे, एक डेटा तैयार कर लेंगे। यहाँ से हम लोग एवरेज पता कर लेंगे कि एक पूरे क्लास का एवरेज वेट कितना हो सकता है या एवरेज हाइट कितना हो सकता है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि क्लास का बता दिए, आपको पता कर लेंगे। अगर अलग अलग फर्म का अलग अलग प्रॉफिट हमको पता है तो हम क्या करेंगे, उनसे तुलनात्मक हम विचार रख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि अरे हाँ, इस फर्म का प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा है, इस फर्म का प्रॉफिट कम है, उस फर्म का प्रॉफिट इन दोनों से ज़्यादा है। तो उससे हम क्या करेंगे, जब हमको इन्वेस्टमेंट करना होगा उस कंपनी में या उस बिजनेस में, तो हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, तो अब देखिए, अब अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय मेनी कॉजेस। क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय मेनी कॉजेस। कैसे है, तो देखिए समझते हैं। कहता है कि इट इज नॉट इजी टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वन फैक्टर ओनली बाय इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर। सही बात है, बोलता है कि हम एक फैक्टर को जो इफेक्ट कर रहा है उसको छोड़ करके, उसको इग्नोर करके हम दूसरे फैक्टर पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम किसी, कोई मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मेरा शरीर में, किसी एक व्यक्ति के शरीर में हाथ भी दर्द कर रहा है, पैर भी दर्द कर रहा है, तो अब ये नहीं कि हाथ का दर्द को छोड़ करके पैर का दर्द का इलाज करेंगे, नहीं करेंगे, दोनों का करेंगे, सीरीज वाइज करेंगे। भैया पहले हाथ का कर लेते, उसके बाद पैर का करेंगे। ये नहीं कि हाथ का छोड़ दो और पैर का कर लो, हाथ दर्द ही दे रहा है, तो नहीं, हमको क्या करना होगा, दोनों दर्द को खत्म करना होगा। मतलब कि हमको जो भी फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, पहला हो, आखिरी हो, बीच वाला हो, दूसरा हो, सेकेंड लास्ट हो, सबको एक साथ हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आगे, here we have to go for the effect of all factor on the phenomenon separately as well as collectively, because effect of the factor can change with change of place, time और situation। चलिए अब समझते हैं। कहता है कि हमको जो भी इफेक्ट होगा, जो भी फैक्टर होगा जो इसको इफेक्ट कर रहा होगा, उसको या तो हम सेपरेटली देखेंगे, मतलब सीरीज वाइज देखेंगे, पहले इसका देख लेते, फिर इसका देख लेते, इसका देख लेते, छोड़ेंगे किसी को नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, देखेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद या तो एक ही जगह इकट्ठे कर लेते हैं, मतलब कि दांत भी दर्द कर रहा है, माथा भी दर्द कर रहा है, एक ही डॉक्टर, जनरल डॉक्टर के पास जाकर के दोनों दिखा लिए, एग्जाम्पल दिए, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि देखिए जो भी इफेक्ट होते हैं ना, जो भी फैक्टर होते हैं ना, समय समय पर, टाइम टाइम पर, जगह जगह पर क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। तो भैया ये तो बात समझ में आ गया होगा कि चेंज होते हैं कैसे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे गर्मी, बरसात और ठंडा, तीन सीजन हम ले लेते हैं, मॉनसून सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन। अब एक बात बताइए, समर सीजन में जैसे हम रहते हैं, जिस तरह का कपड़ा पहनते हैं, उस तरह का कपड़ा हम विंटर में नहीं पहन सकते हैं, ठीक है।
समर में अगर हमको अगर मानसून में हमको घर से बाहर जाना है तो नॉर्मल कपड़ा पहन के हम नहीं जा सकते, हमको या तो रेनकोट पहनना होगा या तो छाता लेना होगा, अम्ब्रेला का यूज करना होगा, तब जाकर के हम क्या, तो समय समय पर चीजें बदलते जाती हैं। तो जो फैक्टर्स होते हैं ना वो भी समय समय पर बदलते जाते हैं। अब देखिए मान लीजिए शरीर में एक थोड़ा सा क्या हो गया, कट लग गया, अब उसको सही समय पर इलाज न कराया जाए तो वो क्या करेगा, पूरे शरीर में धीरे धीरे स्प्रेड होगा। ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम वो क्या कर रहा है, अपने आकार को बदल रहा है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। We can say that result of class 12 in board examination does not depend on any single factor। सही बात है, अगर मान लीजिए क्लास 12 का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ रहा है तो किसी एक फैक्टर पे नहीं, मतलब सिर्फ एक बच्चा जाकर के एग्जाम में लिख दिया पास हो गया, ये कोई बड़ा बात नहीं है। उसके पीछे का जो मेहनत है, लोगों का जो मेहनत है, एग्जाम देने के बाद जो कॉपी चेक कर रहे हैं, जो रिजल्ट बना रहे हैं, उनका जो मेहनत है, ये पूरा चीज, ये सारे फैक्टर्स मिल करके आपका क्लास 12 का रिजल्ट को तैयार करते हैं। कैसे, आगे बढ़ते हैं। बट कलेक्टिवली ऑन स्टैंडर्ड ऑफ टीचर, मतलब एक शिक्षक कैसी शिक्षा दे रहा है, आपको कैसे तैयार कर रहा है एग्जाम के लिए, ये बहुत ज्यादा फैक्टर करता है। अगर एक शिक्षक आपको पढ़ाए ही ना, अगर क्लास में आके गुटलीबाजी करे, मतलब आए और बैठ जाए चेयर पे, से बैठ के आराम से फरमा के सो रहा है, तो इससे बच्चा पास नहीं हो पाएगा। मतलब वहां पे टीचर का स्टैंडर्ड भी देखा जाता है, टीचिंग मेथड किस प्रकार से वो समझा रहा है, किस प्रकार से वो पढ़ा रहा है। अगर कोई कॉन्सेप्ट को अगर वो पढ़ा रहा है तो कितना दिलो जान से पढ़ा रहा है। ये नहीं कि रीडिंग मार दिया, बोला चैप्टर खत्म, तो वो चैप्टर खत्म नहीं, स्टूडेंट का भविष्य खत्म। ठीक है, इसलिए टीचर को अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए, वो किस मेथड से पढ़ा रहा है। टीचिंग एड्स, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर एज वेल एज इवेल्युएशन। साहिब सब बात बता दिए कि कैसे एक टीचर पढ़ाया, उस वो बच्चा कैसे परफॉर्मेंस दिया, एग्जाम में कैसे दिया, वो क्वेश्चन पेपर जो आ रहा है वो किस स्टैंडर्ड का आ रहा है। अब ये नहीं कि क्लास 11 का एग्जाम दे रहे हैं और हमको ग्रेजुएशन का पूछ दिया, तो ये नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन पेपर का भी स्टैंडर्ड वही होना चाहिए जो बच्चों का स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब क्लास, मतलब मानसिकता, एज वेल एज इवेल्युएशन, उस कॉपी का जो चेकिंग हो रहा है वो भी सही प्रकार से हो रहा है। ये नहीं कि घर से बीवी से लड़के आए और गुस्सा में बच्चा का कॉपी हम गलत तरीके से चेक कर दिए, तो ये भी होना नहीं चाहिए। तो ये इफेक्ट करते हैं, ये बहुत सारे कॉजेज हैं जो इफेक्ट करते हैं। समझ में आया? अब आगे हम लोग बढ़े। अब देखिए तीसरा, इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ये नंबर में एक्सप्रेस्ड होता है। ये तो स्टार्टिंग में ही हम डिफिनेशन में ही आप लोगों को समझा दिए, फिर भी चलिए समझते हैं। कहता है a data to be called statistics because should be numerically expressed so that counting or measurement of data can be made possible। मतलब कि अगर जो भी हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो न्यूमेरिकली होना चाहिए ताकि हम उसको गिन सके, हम उसको मेजरमेंट कर सके, जैसे हाइट को मेजरमेंट करते हैं। तो ये पॉसिबल करेगा, ये डाटा एक सही तरीके का डाटा प्रोवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स दैट द डेटा और फैक्ट टू कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन सम क्वांटिटेटिव फॉर्म एज वेट, वेट दिया हुआ है, और प्रॉफिट हम पहले ही बता दिए कि ये क्वांटिटेटिव होना चाहिए ना कि क्वालिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटेटिव होगा तो स्टैटिस्टिक्स जानता ही नहीं है कि क्वालिटेटिव क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स एक ही चीज जानता है कि क्वांटिटेटिव क्या होता है। तो उसको सही तरीके से क्वांटिटी दीजिए, नंबर्स दीजिए, न्यूमेरिकल फैक्ट्स दीजिए, वो आपको डेटा तैयार करके दे देगा। आगे है कि thus these data must contain numerical figures so that those may be called as numerical statement of fact। मतलब कि जो डेटा होना चाहिए, जो फिगर होना चाहिए, वो न्यूमेरिकल फिगर होना चाहिए ताकि वो एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को क्या करे, तैयार करके रखे। समझ में आया? आगे अगला पॉइंट पर चलिए। देखिए चौथा पॉइंट है
इट मस्ट बी इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड एक्यूरेटली का मतलब क्या हुआ, कहता है फॉर गेटिंग रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी द फील्ड ऑफ इंक्वायरी शुड नॉट बी वेरी लार्ज। अब देखिए, अगर हमको एक्यूरेसी अगर सही लाना है, अगर किसी भी चीज का एक्यूरेसी को बराबर रखना है, सही लाना है, तो हमको ज्यादा इंक्वायरी, मतलब कि जिस पर इंक्वायरी नहीं भी करना है, जिस चीज को पर छानबीन नहीं भी करना है, हम उस पर भी कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा फील्ड में नहीं होना चाहिए। स्मॉल कीजिए, छोटा कीजिए, ताकि आपका जो रिजल्ट हो वो बेहतर आए। अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डेटा को हम कलेक्ट कर लिए, बिना मतलब के डेटा को रख लिए और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब उसी में हम फंस गए, असमंजस में आ गए कि अरे ये इस पे ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। तो बहुत तरीके से तो डेटा जो होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, ये इंक्वायरी। आगे, इफ it is infinite or very large, even enumeration of data is impossible and reasonable standard of accuracy may not be achieved। हम आपको बता दिए, अगर जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर हम इन्फिनिटी कर दिए, इन्फानाइट कर दिए या वेरी लार्ज कर दिए, एकदम बहुत ज्यादा हम कर दिए, मतलब साल भर लगा दिए हम क्या करने में, इंक्वायरी ही करने में, तो उससे क्या होता है कि जो डेटा होगा ना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, हम उसको इन्यूमरेट नहीं कर सकते, तैयार नहीं कर सकते हैं, जिसके वजह से जो एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी जो होगा वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कंपनी चला रहे हैं, तो जो मेरे बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, मान लीजिए 7 बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, तो 7 से ही हम क्या करेंगे, हम ये लेंगे, पॉइंट्स लेंगे कि अरे बताओ और प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, ये जो लॉस हो रहा है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए ना, कि अब जाके बाहर से वाला सभी पूछ लेंगे, ये बताओ ना मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये बताओ ना और प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए। तो दीज ऑल आर द फॉल्स स्टेटमेंट, ये सारे नहीं होने चाहिए, ये फॉल्स ही है। ठीक है, तो समझ में आया कि जो भी इंक्वायरी होगा वो छोटे फील्ड में होगा, बड़ा लार्ज हम नहीं जाएंगे। उसके बाद कहता है कि टू अचीव इट वी हैव टू मेक एन एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब कि अब हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जो डेटा हम तैयार कर रहे हैं, उसका एक पर्पस होना चाहिए, मतलब कि किस लिए हम कर रहे हैं। अगर कोई डेटा हम तैयार कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड कलेक्टिंग द डेटा। अब ये नहीं कि हमको मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है और हम डेटा पर डेटा कलेक्ट करते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज आपको क्या करेंगे, आगे चल के प्रॉब्लम करेंगे। जैसे एग्जांपल चलिए, वी में measure the height of building in meter, but we cannot measure the length of small thing like brick in the same unit of meter। अब बिल्डिंग का हाइट हम मीटर में कर सकते हैं क्योंकि वो बड़ा है, कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे चीज है उनको हम नहीं मीटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी होगा वो सही होगा, एक्यूरेसी होगा, डेटा का एक्यूरेट होना चाहिए। अब एक बात बताइए, अब मान लीजिए एक बिल्डिंग हम तैयार कर दिए, एक बिल्डिंग हम तैयार कर दिए, हम एक बार नीचे से लेकर के ऊपर तक क्या कर लिए, लंबाई उसका ले लिए, समझिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ईटा का लंबाई लिए, मीटर्स में नाप लिए, लगा दिए, फिर नाप लिए, लगा दिए, तो ये क्या हो रहा है, ये लार्ज जा रहा है, ये टाइम टेकिंग हो रहा है, ये समय लगा। क्यों, क्योंकि एक ईटा को नापे फिर लगाएं, एक ईटा को नापे फिर लगाएं, बीच में जो सीमेंट फिल करेंगे उसको भी नापेंगे फिर लिखेंगे, तो ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल का भी हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हम बर्बादी कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, पूरा एक बार बिल्डिंग तैयार कर लेंगे और बिल्डिंग को फिर नाप लेंगे। तो समझ में आया, तो क्या होना चाहिए, इन्यूमरेटेड होना चाहिए, एक्यूरेटली होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़, अगला क्या है, इट शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ये भाई सही बात है, सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक इज दैट द डेटा शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। अब जो भी डेटा हम कलेक्ट करें उसको सिस्टमेटिक वे में हम करेंगे। अब ये नहीं कि जो लास्ट में करना था वो फर्स्ट में कर दिए, बीच वाला को लास्ट में कर दीजिए, फर्स्ट वाला को बीच में कर दिया, ऐसा नहीं, सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो एक पॉइंट वाइज करती है, मतलब जहां से वो घटना हुआ है उस घटना से ज्वाइंट करके वहां से वो इन्वेस्टिगेशन पर पहुंचती है और एट फाइनल रिजल्ट अपने उस मुजरिम तक पहुंच जाती है।
लेकिन क्या स्टेप बाय स्टेप चली ना। अब ये नहीं कि डायरेक्ट जाके कोई किसी को पकड़ के थाना में बंद कर दिया और बोला कि तुम ही खून किया है, तुम ही ये गलत काम किया है। तो ऐसा नहीं होता है, चीजें स्टेप बाय स्टेप ही होती हैं। आगे बोला कि द डेटा कलेक्टेड इन अ हैप्जार्ड मैनर विल लीड टू डिफिकल्टीज इन द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड रॉन्ग कंक्लूजन। सही बात है। अब हम ज्यादा डेटा को क्या कर लिए, हम कलेक्ट कर लिए, उससे क्या होगा, हमको डिफिकल्टीज होगा एनालाइज करने में कि कैसे हम एनालाइज करें। फिर हम कंक्लूजन पे जब पहुंचेंगे तो हम उसमें भी डिफिकल्टी होगा कि कैसे कंक्लूजन, याद ही नहीं रहेगा कि क्या हम पीछे काम किए थे। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। A proper plan should be made and trained investigators should be used to collect data so that they may collect statistics। मतलब कि अब हम जो कर रहे हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं फिल्म में भी आप देखते हैं कि वो लोग जो हीरो अगर कोई काम कर रहा है तो प्लानिंग के साथ कर रहा है विलन तक पहुंचने के लिए। ऐसा करता है क्या कि डायरेक्ट जाके विलन को पकड़ लेता है तो फिल्म में खत्म। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम लोग ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर को रखेंगे जो कि कलेक्ट करेगा किस चीज को, डेटा को, और कलेक्ट करने के बाद वो स्टैटिस्टिक्स को तैयार करेगा, लेकिन ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज नॉट डन इन सच केसेस रिलायबिलिटी ऑफ डेटा गेट डिक्रीज। अगर ये नहीं होता है तो जो सत्यता है, जो रिलायबिलिटी वो है डेटा का, वो डिक्रीज हो जाएगा। हम आखिर उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम उस चीज का रिजल्ट तैयार नहीं कर सकते हैं। तो हर चीज क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे का पॉइंट क्या बोलता है, इट शुड बी कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड मतलब, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बिफोर वी स्टार्ट द कलेक्शन ऑफ डेटा वी मस्ट बी क्लियर विद द पर्पस फॉर विच वी आर कलेक्टिंग द डेटा। सही बात है, हम तो पहले ही बता दिए कि हमारा जो मोटिव होना चाहिए, जो हमारा पर्पस होना चाहिए, वो भैया क्लियर होना चाहिए कि अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये मेरा प्री डिटरमाइन होना चाहिए, हम ये पहले से सोच में रखेंगे कि जो डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस दैट वी आर कलेक्टिंग द डेटा। तो अब बिना मतलब का डेटा हम कलेक्ट कर नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। If we have no information about its purpose, we may not be collecting data according to the needs। अगर उस पर्पस का हमको इंफॉर्मेशन ही नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, किसी भी प्रकार के डेटा को हम उसके नीड्स के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर एक फसाई FSSAI जो होते हैं, जो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं फूड कंपनीज को, वो क्या किए, वो किसी फैक्ट्री में छापा मारे। अब ऊपर वाले को पता है, ऊपर वाला मतलब भगवान नहीं, जो ऊपर में जो है उसको पता है, जो मेन है, हेड है, उसको पता है कि क्या पर्पस है। लेकिन जो छापा मारने गया, हम उसको बताए ही नहीं कि हम किस पर्पस से छापा मार रहे हैं, तो क्या वो डेटा को सही तरीके से कलेक्ट कर पाएगा? क्या वो फैक्ट्री वाला अगर गलत है तो उसको गलत साबित कर पाएगा, या फैक्ट्री वाला सही है तो उसको सही साबित कर पाएगा? नहीं। तो वो जो इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि किस पर्पस से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, किस पर्पस से हम छापा मार रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। We may need some more relevant data to achieve the required purpose which we would miss in the event of its ignorance। मतलब कि हम जो डेटा ले रहे हैं वो उससे थोड़ा ज्यादा हमको चाहिए, ज्यादा चाहिए रिक्वायर्ड पर्पस से। किस लिए? ताकि अगर हम बीच में अगर कोई इवेंट को किसी चीज को अगर मिस कर जाते हैं या इग्नोर कर जाते हैं तो वो क्या होगा, गड़बड़ नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बाद में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे। सपोज वी वांट टू गेट डेटा ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वी हैव टू नो अबाउट वेरियस सेगमेंट्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक, कस्टमर आर्टिकल, ग्रेन्स एंड ईच अदर सेग्रीगेशन ऑल्सो। मतलब कि अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर हम क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमको हर एक सेगमेंट को क्या करना होगा, बारीकी से समझना होगा, उसको पढ़ना होगा, ताकि जब हम इस पे डेटा तैयार करें तो हम अच्छे तरीके से कर पाए। समझ में आया? चलिए तो अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड
इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, चलिए, द डेटा इज कलेक्टेड इज जनरली डन विद द मोटिव टू कंपेयर। सही बात है, डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो कंपैरिजन के लिए करते हैं कि उसका प्रॉफिट क्या है, इसका प्रॉफिट क्या है, कहां पर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो बोलता है इफ द फिगर कलेक्टेड आर नॉट कंपेरेबल इन दैट केस दे लॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। कहता है कि अगर हम डेटा जो कलेक्ट किए हैं अगर वो कंपेरेबल ही ना हो, कंपैरिजन ही दूसरे से न कर पाए, तो हम बहुत बड़ा लार्ज पार्ट ऑफ देयर सिग्निफिकेंस को क्या कर सकते हैं, नुकसान करना पड़ सकता है, लॉस हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स द फिगर कलेक्टेड शुड बी होमोजीनियस फॉर कंपैरिजन एंड नॉट हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। मतलब समझते हैं, heterogeneous data like sale of 20,000 result to 80% cases and mileage of 80 km never be placed in relation to each other and compared for analysis and interpretation which is the ulterior motive of science of the statistics। कहता है कि अगर किसी बाइक का सेल 20,000 रुपया है जो 80% रिजल्ट देता है, ठीक है, एंड माइलेज उसका 80 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये रिलेशन जो है ना कंपेरेबल नहीं है एक दूसरे से। अब बताइए, पैसा, किलोमीटर, केसेस, ये एक दूसरे से कंपेयर नहीं होता है। पैसा है तो पैसा से कंपेयर करेंगे, किलोमीटर है किलोमीटर के से कंपेयर करेंगे, केसेस है केसेस के साथ कंपेयर करेंगे। तो वो डेटा को हमको कलेक्ट करना होगा जिसको एक दूसरे से हम क्या कर लें, कंपेरिजन कर ले। ठीक है, समझ में आया? तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अगला वीडियो में अगले स्लाइड के साथ मिलेंगे, अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।